बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज बात होगी टेनिस पे और कौमी खेल हॉकी पे। मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक मस्कत, ओमान में जूनियर एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हॉकी का माजी जो है बड़ा शानदार रहा है। हमारी टीमों ने दुनियाई हॉकी में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन गुज़श्ता 10-15 सालों से अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रही जो लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। गो के मुख्तलिफ जो फेडरेशंस थी, उनके अहदेदार थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सके। एक आम परसेप्शन है, बल्कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ी जो हैं, जो नौजवान हैं, उनकी जॉब्स नहीं है, कैरियर नहीं है। अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त कमोवेश तमाम ही डिपार्टमेंट्स की टीमों को ख़त्म कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि PIA, पाकिस्तान कस्टम्स और मुख्तलिफ बैंक्स और दूसरे इदारों ने पाकिस्तान हॉकी की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन हमने देखा कि उन डिपार्टमेंट्स की टीमें भी बड़ी ख़त्म हो गई। जबकि हमें अच्छी तरह याद है कि जब मरहूम मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर होते थे तो उन्होंने एक डायरेक्टिव्स जारी किए थे कि वो तमाम टीमें जो इससे कबल अपनी पार्टिसिपेट किया करती थी और वहाँ टीमें ख़त्म कर दी गई हैं, तो वहाँ टीमें दोबारा बहाल हों, लेकिन वो नहीं हो सका। इसी तरह से हालिया महीनों में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी डायरेक्टिव्स जारी किए, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन उसके बावजूद हालिया महीनों में या हालिया सालों में हमारी कौमी हॉकी टीम ने शानदार, निस्बतन शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। एक ज़माना था कि हमारी रैंकिंग 1 से 5 पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि 18 से 15वीं पोजीशन पर आ गई है। तो हमें हर चीज़ का रोशन पहलू देखना चाहिए। गो के 15 जो है पाकिस्तान की टीम के हिसाब से बहुत ही आप समझते हैं कि बेहतर पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये बेहतर है और हमें अच्छी उम्मीदें कायम रखनी चाहिए। गो के ये सही है कि हालिया सालों में हमारी टीम जो है वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकी है। और एक ज़माना ऐसा था कि जब हमारी टीमें क्वालिफाइंग राउंड खेलने की उनको ज़रूरत ही नहीं होती थी और वो ओलंपिक, वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी वगैरह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो एक तो हमारी हॉकी पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ हम टेनिस पे बात करेंगे कि टेनिस में भी हमारे खिलाड़ियों ने आप ये समझें कि दुनिया टेनिस में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मसाइल होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। आपने एसामुल हक का नाम सुना होगा, अकील खान का नाम सुना होगा। इसी तरह से अब हमारे नए जो खिलाड़ी हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि न सिर्फ हम अपने उन सीनियर्स को यहाँ पर मदऊ करें जिनका एक्सपोजर है, जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जिनका एक्सपीरियंस है, बल्कि उन नौजवान और उभरते हुए खिलाड़ियों को भी अपने इस प्रोग्राम में शरीक करें जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और दुनिया खेल में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करने का उनमें जज्बा पाया जाता है।
आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं हॉकी का जिक्र करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि दुनियाई हॉकी में पाकिस्तान ने सब ज़िलाली परचम को बुलंद करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक ओलंपियन काशिफ जवाद। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और काशिफ जवाद के मुतालिक एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी टीम के न सिर्फ इन्होंने कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, बल्कि जो करंट पाकिस्तान की जूनियर टीम है उसकी सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है। तो हम इनसे भी बात करेंगे और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने टेनिस की बात की तो सिंध टेनिस एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। खालिद रहमानी साहब का बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने जो है आगे लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और हम देखते हैं कि ये दिन रात जो है टेनिस के कोर्ट में मौजूद होते हैं। और जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारा मकसद जहाँ जो एक्सपीरियंस हमारे प्लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम उनको मदऊ करते हैं, उसके साथ साथ हम जो है नए और उभरते हुए खिलाड़ियों को भी आपसे रोशनास कराना चाहते हैं। और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इंटरनेशनल जूनियर टेनिस प्लेयर जिन्होंने 2023 में जापान में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में शिरकत की थी, ऐशल आसिफ। और ये एक उभरती हुई खिलाड़ी हैं और हाल ही में जितने भी टूर्नामेंट्स हैं अंडर 14 के, अंडर 16 में, उसमें इनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। बाकी तो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं काशिफ जवाद आपकी तरफ आता हूँ कि काशिफ जवाद, आप उन खुशकिस्मत खिलाड़ियों में से एक हैं। नो डाउट कि आपने मतलब बैंक्स की नुमाइंदगी की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी की और 99 में ज़ाहिर है आपने खेल शुरू किया जब आपने पहला मतलब अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आप गए और वहाँ पे आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। गो कि आपने 99 में ब्रिस्बेन में मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो इस तमाम जो आपने सफ़र शुरू किया अब तक, अब आप जबकि करंट टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो इसको किस तरह से समअप करेंगे आप? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और दूसरी बात है कि हॉकी की बात करते हैं कि हॉकी की बर्बादी कोई और नहीं कर रहा। मैं आज आपको सामने बोलूं, हम सब शामिल हैं इसमें। और हम ये मैं कहता हूं कि ओलंपियन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स ही शामिल हैं, क्योंकि हम जब तक ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करेंगे हम लोग ऊपर नहीं आ सकते। हम ग्रास रूट लेवल पे हमारे सारे ओलंपियंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ गिनती के होंगे, जैसे मेरे उस्ताद हनीफ खान हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं। मैंने उनको तकरीबन जब मैंने हॉकी शुरू की 96 से, मैं कंटिन्यू उनको रोज़ आना शाम में ग्राउंड में देखता हूँ। इस तरह और भी लोग ओलंपियंस हैं, कामरान अशरफ है, ये है, और जो भी है फेडरेशन के करते धरते जो भी है। मगर बात ये कि हम जब तक सिंसियर नहीं होंगे हॉकी से, कोई और नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमारी जॉब्स, स्पोर्ट्स कोटा था हमारा, मैं इस तरफ आऊंगा। पहले मैं जी। आपने जैसे हॉकी शुरू की तो किस तरह से शुरू की, क्या मतलब? अब हॉकी में जिस तरह हम शुरू से यही बात करते हैं कि हम कोई ना कोई आइडियल्स होते हैं। उसके बाद शहबाज सीनियर, उस वक्त स्क्रीन पे शहबाज सीनियर थे, उनको देखा, कामरान अशरफ सेंटर फॉरवर्ड होते थे, तो कोशिश करते थे उनको कॉपी करने की। और समझ ले मेरा एक रूम होता था, 10x11 का रूम होगा, तो नीचे की दीवारें सारी खराब हो चुकी थी कि मैं उस कमरे में ही हॉकी खेलता था। तो उससे करते करते आगे चलना शुरू हुआ, कराची लेवल पर आया। कराची, अच्छा इत्तेफाक से मैं पाकिस्तान सीनियर टीम में जब पहले गया हूँ, कराची मैंने बाद में खेली है। तो इस तरह की सारी सिचुएशन थी। अच्छा खालिद रहमानी साहब, आप माशाल्लाह सिंध टेनिस एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपका बड़ा एक्सपोजर है। मेरे ख्याल से टेनिस में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें जो है आप, हम देखते हैं कि आप टेनिस कोर्ट पे हमेशा नज़र आते हैं। इस वक्त लेटेस्ट जो स्टेटस है टेनिस का पाकिस्तान में, वो उसको क्या मतलब क्या सूरत हाल है? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि असामुल हक को हमने देखा, फिर उसके बाद हम अकील खान को देखते रहे और आज भी हम अकील खान को देख रहे हैं। तो इस वक्त नए मतलब ऐसा टैलेंट जो इंटरनेशनली कोई कारनामा अंजाम दे सकता है, असामुल हक की कोई जगह ले सकता है, क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया आज टेनिस को। देखें, ये सवाल तो हमेशा किया जाता है कि एहसाम और अकील के बाद प्लेयर क्यों नहीं आए उस लेवल के। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, देखें रॉजर फेडरर है या जोकोविच है, ये वर्ल्ड नंबर 1 है। अब उस शजर सायेदार और फ्रूट वाला जो दरख्त है, फल वाला दरख्त जो है, उसके नीचे जो जितने भी प्लेयर आएंगे वो अपना कैरियर करके निकल जाएंगे और वो
टॉप पे कभी भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान में यही सिचुएशन हुई है। जहांगीर खान को देख लें आप, वो 10 साल वर्ल्ड नंबर 1 रहे, और आप बताएं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इजिप्ट, ये 3 कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे एक से एक अच्छा प्लेयर पैदा हो रहा था, लेकिन वो ऊपर हाईएस्ट लेवल पर नहीं आ सके, इस वजह से कि एक फलदार दरख्त ऊपर मौजूद था, उसके नीचे ये सब रहे। तो हमारे यहाँ ये हुआ है कि जहांगीर खान और एसामुल हक जो 2 बड़े नाम हैं, इससे पहले भी थे लेकिन करंट सिनेरियो की बात हो रही है, वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर निकले पाकिस्तान के। सही। अकील खान देखें 24-25 साल पाकिस्तान नंबर 1 रहा। एसामुल हक वर्ल्ड में 2 फाइनल खेले यूएस ओपन में। यूएस ओपन जो है ना, दुनिया का सबसे बड़े टूर्नामेंट जो 4 हैं उनमें से एक है। तो वो लेवल जो है वो पाकिस्तान में नहीं बन सका। अकील खान जो है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो 8 घंटे की वो रही हमेशा, लेकिन अब 2024 में ये हुआ है कि पाकिस्तान, उसका जो है पोजीशन जो है पाकिस्तान नंबर 1 से वो अब थ्रेटन हुई है अब। और शोएब खान है पेशावर के, वो माशाल्लाह ही इज़ इमर्जिंग, और वो पाकिस्तान नंबर 1 हो जाते हैं। कभी अकील जगह ले लेते हैं, कभी वो जगह ले लेते हैं। तो एक चीज़ तो ये सामने आ रही है। अब दूसरा ये कि 2024 का आप सिनेरियो की बात कर रहे थे कि टेनिस में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन दुनिया में जो टेनिस है ना, वो 2 तरह से उसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड जो है कंट्रीज़ की वो गेज की जाती है। एक चीज़ है डेविस कप, और दूसरी है कि वर्ल्ड रैंकिंग्स उसकी जो एटीपी की होती है या आईटीएफ की होती है। तो पाकिस्तान डेविस कप में बारबाडोस जो है उसके साथ अभी खेला है इस साल चंद महीने पहले, उनकी कंट्री में जाकर। अच्छा, अब जो वो वर्ल्ड ग्रुप का प्ले ऑफ था, यानी कि वर्ल्ड के जो टॉप 32 कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान 2024 में मौजूद रहा, और इससे पहले भी पिछले सालों में भी रहा। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ उसमें वर्ल्ड ग्रुप का प्ले ऑफ में, यानी कि 17वें से लेके जो 32 तक के जो खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के टीमें हैं, उसमें वो शामिल रहा। तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है हमारी। सही, चलें ठीक है। एशल आसिफ, मैंने सही नाम लिया आपका? ईशल, ईशल आसिफ। आप उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जो अब अंडर 14 या अंडर 16 जिसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, और आप इस वक्त जो है इंटरनेशनल जूनियर टेनिस प्लेयर हैं। जापान में भी आपने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आपका नाम बड़ा प्यारा नाम है ईशल, इसके मायने क्या हैं? जन्नत का फूल। माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये तो आज हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है, और हमारे सुनने वाले देखने वाले उनकी भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर है अभी तो आप माशाल्लाह बहुत ही छोटी सी हैं, टेनिस में आने का ख्याल कैसे मतलब आया, किस तरह से आप टेनिस में आई? जब मैं 8 साल की थी तो मेरी अम्मी को बहुत शौक था टेनिस का, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही खिलाना शुरू करा मॉडर्न क्लब पे। जोर से बोलें। मॉडर्न क्लब पे अकील खान के अब्बू सर जमील के साथ। ठीक है। उनके साथ मैंने खेलना शुरू किया। उन्होंने मेरे बेसिक्स बनाए, फिर मुझे टेनिस से मोहब्बत हुई, तो मैं टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए। पहले बहुत हारी, उसके बाद एक टूर्नामेंट आया केपीटी फीमेल चैम्पियनशिप, उसमें मैं अंडर 12 में विनर रही, और उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी चेंज करी। मैं कॉन्टिनेंटल टेनिस एकेडमी पे गई सैराबाद के पास, उधर मैंने और मेहनत की और टूर्नामेंट्स खेले, जीतना शुरू हुई, और अब मैं सरनोमी के पास खेलती हूँ अवारी टेनिस क्लब पे। तो आपका पहला इवेंट कौन सा था इंटरनेशनली? इंटरनेशनल तो एक ही खेला है। एक ही है, जो आप जापान गई थी। जी। तो वहाँ कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? वहाँ जाके ये पता चला कि दुनिया हमसे कितना आगे है, हम कितना पीछे हैं टेनिस के हिसाब से। टेनिस जैसे कि आपको पता है एक प्राइवेट स्पोर्ट है, तो गवर्नमेंट की फंडिंग इतनी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे और टेनिस को प्रमोट करे तो और अच्छा हो सकता है। वेरी गुड जी। तो काशिफ जवाद साहब, आप तो ज़ाहिर है उन ओलंपियंस में शामिल है जो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब खिलाड़ी खेलता है तो वो कुछ और मतलब उसकी तरजीहात होती हैं, और जब आप एज ए ऑफिशियल टीम में आते हैं तो कुछ और होती हैं। ये बताइए कि आपने पाकिस्तान टीम के साथ बहैसियत कोच भी रहे, और अब आप बहैसियत सिलेक्टर हैं, तो क्या महसूस करते हैं, क्या दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? देखिए, हर टाइम जो आपकी फील्ड होती है, जैसे आप जो प्लेयर्स थे वो कुछ और होती है,
कोचिंग के वक्त में आपको जितना कूल रहना पड़ता है उतना मेरे हिसाब से आप खेलते में नहीं रह सकते। नहीं। वहाँ जज्बातीपन बहुत ज़्यादा, एम्पायर विंग पे शॉट शाउट करते हैं और फिर कोच मैनेजर की डिस्ट्रैक्शन को आपको काम करना ही करना है। अब हमारी प्रॉब्लम ये आती है, अभी हम जब मैं कोचिंग पर आया तो प्लेयर्स में जैसे हमारे पास थे हमारे लेजेंड उस्ताद पीछे से गुजरे, उन्होंने हमारी इतनी बेसिक पक्की करी हुई थी कि हम और हमारे साथ खुद खेलते भी थे, जिसमें मैं हनीफ भाई का, असला भाई का, इन लोगों के, हम लोगों ने, या फरद भाई का, इन लोगों को देखकर हमने जब हॉकी खेलना शुरू की है तो, और हमारी बेसिक, अब गोल माउस से जब बॉलें जा रही हैं उसको डिफ्लेक्शन करने का कोई तरीका उनको नहीं पता, हमें फिर नए सिरे से बेसिक पे काम करना है। तो कोचिंग में ये है कि आपको अपना जितना है उनको दूसरे प्लेयर्स को डिलीवर करना है, और डिलीवर करके उनसे एक चीज भी आप अचीव करते हो ना तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। अब जस्ट लाइक सेलेक्टर जो है ना, एक फुल टाइम जॉब है, और मैं कहता हूँ बड़ी हेडेक है, क्योंकि आपने एट अ टाइम हर प्लेयर्स को वॉच करना है, हर प्लेयर्स को देखकर उसमें से लानी है, मैनेजमेंट किस हिसाब से टीम बना रही है, आपकी क्या वो है, फिर लाजमी बात है बहुत सारी कंट्रीब्यूशन आपकी, सेलेक्टर्स 3 सेलेक्टर्स बैठे हुए उनसे बात करनी है, तो बड़ा मुश्किल जॉब से है सेलेक्टर की, तो मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल जॉब सेलेक्टर की है। अच्छा, इसमें कोई प्रेशर भी आता है? लाजमी बात है, प्रेशर्स तो आते हैं कि हर बंदा कहता है मेरा बच्चा अच्छा है, वो कहता है मेरा बच्चा अच्छा है, और फोन्स भी आ रहे हैं, मगर बात ये कि आपने अगर ईमानदारी से काम करना है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है। लेकिन मैं आपको, सॉरी टू कट यू, लेकिन जो कल्चर है पाकिस्तान का, इसमें तो अगर कोई बड़ा फोन आ जाए तो हम एकोमोडेट और फैसिलिटेट कर देते सर हैं। फिर जब मैंने इनसे सिलेक्शन कमेटी में बात हुई थी और मुझे इन्होंने जब अपॉइंट किया, तो मैंने सबसे पहले यही लफ्ज़ कहा था कि मैं इस कल्चर पर काम नहीं करूंगा, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा अगर मेरे पर प्रेशर आए। वेरी गुड, जबरदस्त। क्योंकि मैं, बात है कि मैं पाकिस्तान की टीम बना रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान से खेला है, मैं पाकिस्तान को जितना मैं सर्व कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। सही। तो कोशिश यही है कि ईमानदारी से, और हमने उस वक्त सारे तीनों सेलेक्टर बैठे थे और उसमें हमने ईमानदारी से ही कहा था कि देखिए जो है प्लेयर अच्छा है, काम पाकिस्तान की आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको टीम में रखो। सही। और अभी टीम में हमारे हुई एक बाकी लाजमी बात है कि सीनियर प्लेयर है जो ऐसा है कि 3 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान जूनियर के 3रा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हनान शाहिद है, जिक्रिया है, ये लोग हैं, और अदनान शाहिद तो माशाल्लाह कप्तान भी है, और उसके बाद फिर जूनियर में भी अब खेल रहा है, जूनियर का भी कप्तान। तो अभी इसी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं कि यार उनके साथ यंगस्टर को लगाया जाए कि फिर बैकअप में आपको जगह ना मिले, कि यार होता है कि फिर गैप आता है और प्लेयर्स नहीं मिलते हमें। काशिफ, और भी बात होगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, दोबारा इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। एक ब्रेक। को खुशामदीद कहते हैं, और वहीं से सिलसिले को जोड़ते हैं जहाँ से ब्रेक पे गए थे। खालिद रहमानी साहब, जो मैं पहले एक बात कर रहा था कि आखिर क्या वजह है कि हम अकील ख़ान के बाद कोई ऐसा प्लेयर पैदा नहीं कर सके हैं जो इंटरनेशनल टेनिस में, या सामुल हक की जगह कोई ऐसा प्लेयर आए जो पार्टिसिपेट करे। ये क्या है, फेडरेशन की मतलब कमज़ोरी है, आपके पास ऐसा कोई मतलब तरीक़ाकार नहीं है, फंड्स की कमी है जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी ज़्यादा इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, या खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए, या हमारे खिलाड़ियों का फिज़िकल फिटनेस लेवल जो है वो कम है, जो हम इंटरनेशनली जो है कम्पीट नहीं कर पाते हैं और वो मकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। देखिए, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना एक अलग बात है, लेकिन टूर्नामेंट्स में एक जगह मुकाम पैदा करना, उसको कामयाबी हासिल करना, वो एक अलग चीज़ है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जो जो सब स्पोर्ट्स की ये बात है, नॉट ओनली टेनिस, कि 90% जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है प्लेयर का, उनके पेरेंट्स का और उनके कोच का। 10% जो है वो उसमें फेडरेशन, मीडिया, स्पॉन्सरशिप
और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है इनका रोल जो है वो 10% है। और इसी तरह देखें न्यूटन का जो लॉ है कि जितना एक्शन होता है उसी का उसका उतना ही reaction। रिएक्शन होता है। तो आप देखें जब रिवॉर्ड्स होते हैं तो अरशद नदीम जो है वो लायंस शेयर लेके जा रहा होता है, फेडरेशन या दूसरे लोग नहीं लेके जा रहे होते। इसी तरह से हमारा भी है कि जो 90% जो फेलियर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है प्लेयर खुद है। देखिए दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं जो प्लेयर है एक बनता है वो 8 घंटे डेली ट्रेनिंग करता है, साल में 15 20 25 टूर्नामेंट खेलता है इंटरनेशनल, प्रोफेशनल मैं बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चे जो हैं उनको 1 1.5 घंटे से ज़्यादा पेरेंट्स इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि उसने स्कूल जाना है, ट्यूशन पढ़नी है और अदर रीज़न्स, और एक्सपेंसिव होना, ये सारी चीज़ें जो हैं। कोचेज़ जो हैं वो पाकिस्तान में वो चंद एक हैं जो कि बहुत अच्छा जो जानते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप उन्हें ला सकते हैं। ये सारे रीज़न 90% पे जाते हैं, 10% रह जाता है फेडरेशन। उसमें आपने पूछा फेडरेशन, देखिए फेडरेशन का रोल मैं आपको बताऊं, एसामुल हक साहब इस साल ही अर्ली दिस ईयर वो प्रेसिडेंट बने। लास्ट ईयर सिर्फ 6 नेशनल टूर्नामेंट हुए थे, कंबाइंड नेशनल। अभी तक वो 16 जो है वो हम करवा चुके हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन। और नेशनल लेवल पे नेशनल की बात हो रही है, लोकल तो बहुत हो रहा है। होते रहते। अच्छा, अब आप आ जाएं दूसरा प्राइज़ मनी इतनी एनहेंस हो गई है कि एक ज़माना था कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए टोटल प्राइज़ मनी होती थी, वो बढ़ते बढ़ते 5 लाख 7 लाख 10 लाख इस तरीके से अब प्राइज़ मनी हो रही। भी सियालकोट में एक टूर्नामेंट हुआ उसमें 19 लाख रुपए प्राइज़ मनी दी गई। डेलीज़ और दूसरे जो पर्क्स हैं वो सारी चीज़ें बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया। लेकिन अब हमारा रोल तो ये है कि हम प्लेटफॉर्म दे दें। हमने दे दिया, टूर्नामेंट करके दे दिया, आपको प्राइज़ मनी आप लें और आप शाइन करें। लेकिन पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कल्चर ही नहीं है कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें, नेबरिंग कंट्रीज़ में जाएं और जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलें या 8 घंटे ट्रेनिंग करें और 3 4 साल ट्रेनिंग करें, तब तो आप निकल आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा जो सेटबैक है जो कि सिंध के साथ, कराची के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ बट पूरी कंट्री में है, वो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को खिलाते हैं कि अंडर 18 में उसको टॉप पे लाना है। सिर्फ एक ही उसका टारगेट होता है, उनका गोल होता है कि अमेरिका में उनको स्कॉलरशिप मिल जाए और वो एजुकेशन के लिए वहाँ चले जाए। और वो जूनियर्स में हमारे बहुत प्लेयर बने, पाकिस्तान नंबर 1, पंजाब से भी बने, केपी से भी बने। उनमें से 90% बाहर चले जाते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कोच बन जाते हैं। तो ये बड़ा सेटबैक है कि इसका मतलब है कि जो आपने बेसिक नुक्ता उठाया वो ये है कि खिलाड़ियों की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेयार होना चाहिए वो नहीं है, उसकी वजह से सारे मतलब चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं कि फेडरेशन वगैरह अपनी जगह काम सही कर रही हैं। अगर देखिए, अगर मैं तो इसलिए मैं ये जुमला कह रहा हूँ, हालांकि बहुत काम हो सकता है, बट देखिए ओलंपिक के 36 स्पोर्ट्स हैं। सही। उन 36 स्पोर्ट्स में अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको टेनिस जो है ना नंबर 1 या नंबर 2 पे नजर आएगा, क्रिकेट को एक्सक्लूड कर सही दें। सही। अच्छा बेटा ईशल, ये बताइएगा कि आप किस क्लास में हैं और मतलब क्या खेल के साथ आप क्या और बनना चाहती हैं, तो क्या मुस्तकबिल के इरादे हैं? मैं अभी क्लास 9 में हूँ, बायो पढ़ रही हूँ और बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई और टेनिस को साथ साथ बैलेंस करना, क्योंकि मैं मदरसा भी अगर जाती आपके पास हूँ। बायोलॉजी है तो फिर तो आप मेरे ख्याल जी। डॉक्टर बनेंगी हैं। जी, डॉक्टर ही ज़बरदस्त, बनना है। वेरी गुड। मैं हिफ्स भी करा हुआ है मैंने, अरे माशाल्लाह तो मुझे माशाल्लाह मदरसा जाना पड़ता है क्योंकि कुरान याद करना लाजमी है। सबसे पहले कुरान आता है, फिर पढ़ाई, फिर टेनिस। तो टेनिस मैं हफ्ते में 3 दिन खेलती हूँ, वो भी माशाल्लाह। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरा फुल डे स्कूल है। फुल डे स्कूल में पढ़ाई के बाद स्पोर्ट्स होता है वेरी गुड, और स्पोर्ट्स में मैं टेबल टेनिस की टीम में भी हूँ, वाह। तो वो भी बैलेंस करना मुश्किल है। और आगे जाके बायो लिए तो बहरहाल हम आपके जज्बे की कदर करते हैं। नाज़रीन आप देखें, ये बच्ची जो है मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया हुआ है और उसके साथ साथ जो है ये मतलब डॉक्टर बनना चाहती हैं। और आप देखें कि इस छोटी सी उम्र में जो है 9th में है अभी ये, और इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद एक मिसाल हैं और यकीनन आपको इनसे सीखना चाहिए। जी बेटा, क्या कह रही थी आप? बायो लिया है तो जाहिर सी बात डॉक्टर ही बनना है। मेरा ख्वाब है कि मैं AKU में पढूं। अच्छा, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी मतलब ये कि अच्छी बात है कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं
वो न सिर्फ खेल पे मतलब उनकी तवज्जो है, और देखें एक आम मतलब लेवल पे खेलना एक अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनली आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात है। बहरहाल ये तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे भी इसी तरह से मतलब मेहनत करती रहें, कोशिश करती रहें, और दुनिया में पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करें। वेरी गुड। आपकी तरफ दोबारा आएंगे। काशिफ ये बताइए कि हम इस पे बात करते हैं, थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे दूसरी चीज़ों पे, लेकिन इस वक्त जो है अगर जूनियर एशिया कप को जीतें कि सबसे ज़्यादा जो है जूनियर एशिया कप इंडिया ने जीता है 4 मरतबा, पाकिस्तान ने 3 मरतबा जीता है, और बाकी जो मतलब मलेशिया और कोरिया की टीमें उन्होंने एक मरतबा जीता है। और अब हमारी टीम जो है पार्टिसिपेट करने जा रही है। मैं ये भी बताता चलूँ कि जो ये जूनियर एशिया कप हो रहा है मस्कत ओमान में, उसमें टोटल जो है 10 टीमें शरीक हैं, और ग्रुप ए में जो है वो इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और चाइनीज़ ताइपाई की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मलेशिया और ओमान की टीमें शामिल हैं। तो अगर पाकिस्तान की टीम जो है इस एशिया कप में बेहतर परफॉर्मेंस पेश करती है तो वो जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और चूँकि काशिफ जवाद जो हैं अभी ताज़ा उस टीम को कल सेलेक्ट करके आए हैं, शाहिद हन्नान जो है उस टीम के कप्तान हैं, और अभी ये बता रहे थे कि जी उन्होंने किसी भी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या तवक्कुआत हैं आपको जूनियर एशिया कप के लिए? सर इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी टीम को एक प्रैक्टिस का टाइम बहुत कम मिला है। 4 तारीख को कैंप लगा है, 21 से उनकी रवानगी है, जिसमें तकरीबन अगर सारे सेशन मिलाए जाए तो तकरीबन 12 सेशन बनते हैं। अब 12 सेशन के अंदर हमारी जितनी मेरी और मेरे सेलेक्टर्स पार्टनर्स की जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी हमने पूरी अपनी दी। टीम बेस्ट है और इंशाल्लाह फाइनल खेलेगी, क्योंकि इसमें मैच्योर प्लेयर्स हैं। तकरीबन ये इसमें 3 वर्ल्ड कप खेलने वाले मेरे ख्याल से 3 से 4 प्लेयर हैं, और सीनियर है, डोमिनेट कर रहे हैं, वो सीनियर टीम को भी इससे भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप कोई मिसहैप ना करें। हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सारी चीज़ें परफेक्ट है। मैच के दौरान में गोल स्कोरिंग आपकी है, किस तरह आप उसको चांसेस अवेल करते हो तो आप विन हो। और मेरा और हमारे सेलेक्टर्स का, मैनेजमेंट का यही है कि इंशाल्लाह हम क्वालिफाई इसमें आराम से कर जाएंगे, क्योंकि इसमें 5 टीमों ने क्वालिफाई करना है शायद, तो 5 टीमों में 5 या 6 टीमें उसमें क्वालिफाई करती हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फाइनल खेल जाएगी। इंडिया से पाकिस्तान का फाइनल होगा, टफ मैच वही है। अच्छा, कोचेज जो हैं वो आपके बड़े एक्सपीरियंस, दानिश कलीम, नहीं दानिश भाई नहीं है, कोच कमर भाई हैं, सॉरी कमर इब्राहिम और कामरान अशरफ जी। दोनों जो है मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उनकी एक्सपर्टीज हैं बहैसियत कोच। जी। ठीक, तो ये तो बड़ी अच्छी मतलब बहुत अच्छा बात है, लेके चल रहे हैं। अच्छा, अभी एक बात कर रहे थे आप पहले कि हमारे ओलंपियंस जो हैं उन्होंने मतलब हॉकी को तबाह किया है। काशिफ, ये देखिए हम कई सालों से ही देख रहे हैं कि जो भी फेडरेशन आती है वो ब्लेम गेम के दूसरों पे पाबंदी लगा दी, ये फेडरेशन आई तो इन्होंने पाबंदी लगा दी। तो हम कब मतलब ये कि उस तरफ आएंगे कि यार जो नेगेटिव चीज़ें उसको छोड़ें, आप अपने गोल जो है उसको टारगेट करें और इन चीज़ों पे ना पड़ें कि जी आप आएँ तो आपने उनको जो है बैंड कर दिया 5 साल के लिए, फलां को 10 साल के लिए। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स और सियासत अगर दोनों इकट्ठा करेंगे तो कभी भी नहीं चल सकेंगे। पहले हमेशा ब्रिगेडियर आसिफ के दौर में उठाएं, 1 फेडरेशन, एक बंदा था, पाकिस्तान की टीम जीत रही थी। फिर उसके बाद कर्नल मुदस्सिर असगर आए, टीम कंटिन्यू जीतती हुई आ रही थी आपकी। मैं जब तक खेलता रहा हूँ 2005 तक, तो हम लोग ब्राउन्स मेडल से नीचे नहीं आए चैंपियंस ट्रॉफी में। ओलंपिक, इथेंस ओलंपिक में हम 4थे नंबर पर, सिडनी ओलंपिक में हम 4थे नंबर पे थे, और इथेंस ओलंपिक में हम 5वें नंबर पे थे। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर हम इन चीज़ों में प्लेयर्स को घुसा देंगे ना तो प्लेयर्स की भी डाइवर्टेशन होती है। फेडरेशन एक दूसरे पे ब्लेम, देखिए फेडरेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी नुमाइंदा, वहाँ से उनको नुमाइंदे दिया टास्क दी जाती है कि आप चले जाए, तो इसका मतलब है दूसरा ऑटोमेटिकली खुद ही छोड़ दे। हम लोग यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि नहीं, उस पर क्रिटिसाइज, उस पर क्रिटिसाइज, कोर्ट में चलेगा, इधर चलेगा। इससे बदनामी हॉकी की हो रही है वर्ल्ड में। आप अगर पाकिस्तान हॉकी को कोई वीज़ा देने के लिए ना, प्रॉब्लम पहले ही होता था, पासपोर्ट जाते थे, वीज़ा लग के आ जाता। अब आपको वहाँ खुद जाना पड़ता है, पर्सनली बुला के उनको आपको देखना है, आपका थंब लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है। इससे मतलब आपको समझ जाए, तो ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए ख़राब हो रही है वर्ल्ड के अंदर। इसका जिम्मेदार मतलब कौन है, क्या है जो आप? सर मैं इसको जिम्मेदार किसी को मैं क्या बोलूँ, प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि देखें, अगर स्ट्रिक्टली कोई काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है तो उसको करवाना भी चाहिए। आप अगर किसी पे छोड़ देंगे, मैं मुझ पे छोड़ देंगे, तो मैं तो कहूँगा मैं राइट हूँ, ये रियाज भाई जो है गलत है।
तो इस चीज़ के ऊपर जो हम लोग दूसरे पे क्रिटिसाइज करते हैं, हम अपने आप को नहीं देते। आपने हॉकी की बात करी थी कि ओलंपियंस, देखिए सर, मेरी रोजी रोटी जो चल रही है हॉकी से चली। अगर मैं हॉकी को नीचे ज़मीन पे फेंकूंगा तो जस्ट लाइक मैं अपने लिए गुनाह कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसी हॉकी से कमाया है और मैं उसी हॉकी से खा रहा हूँ। आज मैं पॉडकास्टिंग में स्पोर्ट डायरेक्टर हूँ, तो मैं उस हॉकी की वजह से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन लाजमी बात है, स्पोर्ट्समैन की क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होती, बहुत जाती ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छी पोस्टों पर नहीं बैठ सकते। सही। मैं इस वक्त पॉडकास्टिंग में 19 ग्रेड ऑफिसर हूँ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ। मेरे साथ राशिद भाई हैं, राशिद लतीफ़ हैं, और हमारे पास तकरीबन 14 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। इसी तरह हॉकी में इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद तो ओलंपियन होने ही नहीं बंद हो गए। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं हॉकी, जो अपना जो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, जी। ज़ाहिर चूँकि आपका कैंप यहाँ पर लगा है तो ये बड़ा एक टची मैटर है। हमने पिछले दिनों ये सुना कि एस्ट्रोटर्फ की हालत जो है वो सही नहीं है, तो अगर सही नहीं थी तो फिर यहाँ पे जो कैंप ज़ाहिर है इसलिए रखा कि जो मस्कत का एटमॉस्फेयर है वो यहाँ जी के जी मतलब तकरीबन टेम्परेचर जो है बराबर है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे खिलाड़ियों ने वहाँ ट्रेनिंग की या जो कैंप लगा, तो उसमें कोई ऐसी हर्डल्स तो पेश नहीं आई उसकी वजह से कोई? सर, हडल्स अभी तक तो कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं आई, क्योंकि टर्फ दो जगह से, टॉप सर्कल से लेफ्ट साइड की जो है उस वहाँ से फटी हुई है। उसके बाद बीच में से सिलाई निकल गई थी जो मीडिया पे देखी, और उस सिलाई की करी गई है। टर्फ बेसिकली ख़त्म हो चुकी है, यानी कि समझ लो उसमें रेशा नहीं है। अब वो आगे फ्यूचर में अगर इस पर कैंप लगते हैं या कुछ होता है तो मेजर इंजरी यानी ड्राई फ्लिकर्स को, फॉरवर्ड्स को आने का है, क्योंकि उनके लिए पैर के स्टेप पर जब आप जाके फ्लिक मारने जाते हैं तो ग्रिप होना ज़रूरी है। तो आप ये समझते हैं कि ये हमारी जो एस्ट्रोटर्फ है ये इंटरनेशनली मैचेस यहाँ पे हो सकते हैं या नहीं? नहीं, ये अब इंटरनेशनल मैचेस के काबिल नहीं है। इसका मतलब है कि इसको चेंज इसको होना है। वैसे change करना तो है। जो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम, जिसका पहले नाम था हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम, ज़ाहिर है यहाँ पे बड़े बड़े इंटरनेशनल जी, मुकाबले जी। हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से इस स्टेडियम को होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं, और इसकी हालत जो है बहुत ही नागुफ्ताबा है। जी क्या कहेंगे? सर, बिल्कुल। अब पिछली तकरीबन 2 साल पहले सिंध गवर्नमेंट ने इस पर वो किया था कि हम इसको दोबारा डेमोलिश करके दोबारा बनाएंगे, मगर फर्दर आपको पता है कि पिछले 2 साल किस तरह गुजर गए, लड़ाई झगड़ों की नज़रों में गुजर गए, तो जी। वो काम नहीं हो सका। क्योंकि बेसिकली जो इसकी बिल्डिंग है ये भी किसी टाइम पे गिर सकती है और हादसे का शिकार हो सकती है। अल्लाह रहम करे। तो अल्लाह ताला से भाई यही जो है कि सेफ्टी के साथ इसको पहले इसको काम कराया जाए। काम कराने के बाद, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी आना है, सही। जैसे क्रिकेट आई है, अब इंटरनेशनल हॉकीज़ भी आ रही हैं। चाइना के साथ भी आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जो भी थे उनसे भी है। तो ये टीमें आनी है, इन ग्राउंडों पे तो नहीं खेल सकती। चलें, ठीक है, इस पे और भी बात होगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन काशिफ जवाद, जो इस वक्त जो हमारी कौमी जूनियर हॉकी टीम है उसके ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। उनके साथ साथ खालिद रहमानी साहब हैं, जो कि सिंध टेनिस एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे साथ मौजूद हैं इशल आसिफ, जो कि इंटरनेशनल जूनियर टेनिस प्लेयर हैं। तो एक ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इशल, ये बताइएगा कि जो आप इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह आपने इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर अबूर हासिल किया है, इसमें आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने आपको कितना इनकरेज किया इसमें? बहुत बड़ा रोल है। मतलब सबसे पहले तो फाइनेंशियल रोल है, क्योंकि टेनिस एक सेल्फ फंडिंग करनी होती है टेनिस में, और बहुत महंगा स्पोर्ट है, तो पेरेंट्स को जाहिर सी बात है बहुत पैसे डालने पड़ते हैं। उसके बाद स्कूल आती है, तो जैसे जाहिर सी बात है टेनिस और उसको बैलेंस करने में टॉपर नहीं हूँ मैं। सही। कोशिश करती हूँ कि टॉप मार्क्स आए, और अम्मी कभी डांटती नहीं है इस पे।
माँ बाप को तो थोड़ा डांटना चाहिए, सुन लेना चाहिए बच्चों को। नहीं, ये पहले आपके डांटती थी मुस्तकबिल ना, की बेहतरी के लिए होता है। पहले डांटती थी ना, हम्म। इसलिए। तो बहुत इनकरेज करते हैं मुझे, रात रात तक बैठते हैं टेनिस कोर्ट्स पे, बहुत हेल्प करते हैं। वेरी गुड। तो ये बताइए कि मैक्सिमम मुस्तकबिल में क्या मतलब इरादे हैं आपको इंटरनेशनल टेनिस के हवाले से? मैंने तो आपको पहले से कह दिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, डॉक्टर ही बनना है और टेनिस भी चलनी है साथ साथ, हैं? जी। वेरी गुड, ज़बरदस्त। लेकिन देखें, हमारे जो उभरते हुए जो बच्चे हैं, अभी नौजवान हैं, वो तो यकीनन जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे बड़े मुझे लगता है कि वो इंस्पायर होंगे, इसलिए कि आप माशाल्लाह आपने कुरान भी हिफ्ज़ किया हुआ है और आप डॉक्टर भी बनना चाहती हैं, टेनिस की भी प्लेयर हैं इतनी कम उम्र में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी रहमानी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए कि हमारी जो ये तो बच्ची हैं इशल आसिफ यहाँ पे, लेकिन इंटरनेशनली जो सीनियर मतलब सतह पर हमारी ख़वातीन खिलाड़ी नज़र नहीं आ रही हैं, गो कि हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उन्होंने तो दुनिया में हर शोबे में मतलब नाम पैदा किया है और अब तो हर फील्ड में वो जो है आगे आगे नज़र आती हैं। पहले मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, जो ईशल से आपने क्वेश्चन किया था, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जी इनका जो टारगेट है, गोल जो है, वो जूनियर नंबर 1 बनना है पाकिस्तान। पहले ये तो टॉप 8 में तो हैं इस वक्त, टॉप 8 में है तो नंबर 1 बनना है, सही। पहला तो टारगेट ये, उसी के लिए ये मेहनत कर रही हैं। अच्छा, और मैं जानता हूँ कि एज ए डॉक्टर जो है, यू कैन बी ए गुड टेनिस प्लेयर एज वेल। Very तो good. उसमें इशू नहीं है सही। कि आपको आर्ट्स ही पढ़नी है ताकि टेनिस पे आप टाइम देते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। सही। उसको आप मैनेज कर लेते हैं। और जब जिस यूनिवर्सिटी में ये बच्ची पढ़ना चाह रही है, हाँ, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टेनिस कोर्ट्स मौजूद हैं, सही। तो आपके लिए जो है ना वहाँ पर भी आसानियाँ AKU में होंगी। अच्छा, दूसरा वो आप फीमेल्स के लिए आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान फीमेल्स में इंटरनेशनली बहुत पीछे है, या यू आर राइट। एक तो सोशल कंपल्शंस हैं, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में जो फीमेल टेनिस जो है वो ऊपर नहीं जा सकी है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारी कुछ बच्चियां 3-4 हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं उनके पुश करने से, वो टेनिस फैमिलीज़ होने की वजह से दे आर ऑन टॉप इन द कंट्री। सारा महबूब है, सारा मंसूर है और उशना सुहेल है लाहौर की। इसके अलावा और 3-4 बच्चियां हैं जो कि अच्छा कर रही हैं, बट इंटरनेशनली जो है वो वी आर फार बिहाइंड। आई शुड एक्सेप्ट दैट कि इस फील्ड में हमने इतना काम हम कर नहीं पाए हैं पाकिस्तान में। अच्छा खालिद रहमान साहब, हमने देखा है कि हमारी जितनी भी मतलब खेलों की एसोसिएशन हैं, सब में मतलब कि सियासत है। जैसे आपने देखा कि हॉकी में 2 फेडरेशन बनी और कोई ऐसा कमोबेश खेल नहीं है जिसमें 2 फेडरेशन ना बनी हो। टेनिस में मतलब सियासत का अमल दखल है, इसलिए कि ज़ाहिर है आप तो एक सीज़न ऑर्गेनाइज़र हैं और आई थिंक यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरी। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, टेनिस उन खेलों में शामिल है कि जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड वो प्लेयर आता है ऊपर, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है तो पर्ची नहीं चलती। इसमें सियासत कम है इसलिए कि वो एक्सपोज हो जाता है। करेक्ट, टीम इवेंट जो है जिसमें है उसमें पर्ची सिस्टम जो है वो चल जाता है। और लकीली क्योंकि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में जो सक्सेसिवली जो हमारे लीडर्स आए हैं वो विजनरी आए हैं, बहुत आज से नहीं, मैं 10, 20, 25, 30 साल से। ये तो बड़ी मतलब आप बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। जबकि दूसरी जो फेडरेशन हैं उसमें इंटरनेशनली विजनरी लोग जो हैं हमें निस्बतन कम नजर आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आए या नहीं हैं। तो जैसे हॉकी में तो बड़े बड़े मतलब ये कि ऑर्गेनाइजर्स आए हैं, नूर खान मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीका रहमत करे, इसी तरह ब्रिगेड हमीदी, कर्नल दारा और ब्रिगेड आतिफ, कर्नल मुदस्सिर और भी जनरल अजीज़ खान जब प्रेसिडेंट थे तो किरमानी साहब थे। तो ये तो है, लेकिन ये कि हमने देखा है वैसे आम एक परसेप्शन है, क्या कहें? नहीं, वो टेनिस में तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी इस तरह का इशू नहीं पैदा हुए। अच्छा, क्योंकि दिलावर अब्बास साहब मरहूम, उन्होंने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन बनाई और बड़ा बूस्ट मिला। फिर उसके बाद कलीम इमाम साहब, फिर उसके बाद सलीम सैफुल्लाह साहब, उन्होंने तो बहुत ही उसका लेवल जो है समझे वो टॉप फ्लोर तक पहुँचाया। अब एसामुल तक आ गए हैं। अब रिसेंटली जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में और कंट्री में, वो अमेजिंग, मतलब ही इज़ डूइंग सो वेल, क्योंकि वो इंटरनेशनली उनके पास सारा का सारी एक्सपर्टीज़ हैं। तो आई होप के टेनिस में ये इश्यूज नहीं आएंगे। सही। अच्छा काशिफ यार ये बताइएगा कि देखें मतलब सियासत तो अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, मैं किसी एक फेडरेशन की बात नहीं कर रहा,
एक वो ज़माना था जो हमने अभी जिक्र किया मैंने, जी, जी, जी। एयर मार्शल नूर खान का, ब्रिगेड हमीदी का, कर्नल दारा का, ब्रिगेड आतिफ साहब का, या किरमानी साहब का, या मुदस्सिर गज़र साहब का। उन ज़माने में मतलब वो अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल किया करते थे, और ऐसा मतलब एक तरीक़ेकार और सिस्टम था कि फ़ंड्स जो है उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उस ज़माने में हमने सुना भी नहीं कि उनको फ़ंड्स का जी, प्रॉब्लम जी। होता है। हमने इसी पाकिस्तान में देखा कि वर्ल्ड कप भी हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हुई, दुनिया हॉकी की सारी टीमें आई, लेकिन अब हालिया सालों में हमें, आप देखें 10-15 सालों से हमें फ़ंड्स का जो है हम रोना रोते हैं। हम आखिर खुद क्यों मतलब ऐसी चीज़ नहीं करते कि हम दूसरों पे ज़्यादा इन्हिसार करें। नो डाउट कि मतलब आपको ग्रांट मिलनी चाहिए, ग्रांट आनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारा कौमी खेल है, बिल्कुल सफिशेंट मतलब ग्रांट होनी चाहिए। लेकिन हमें अपने तौर पे भी तो कुछ ना कुछ का, मार्केटिंग हमारा कोई डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, या हम कोई ऐसी प्रोडक्ट मतलब ये कि इंट्रोड्यूस करें कि हमें फंड्स हासिल हों। क्या कहेंगे? सर इसमें पहली तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास एक ही ग्राउंड है जो कराची का है, हॉकी, ये अब्दुल सत्तार अब्दुल हॉकी सत्तार। स्टेडियम। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई ग्राउंड ही नहीं। अच्छा, इसमें देखें जो वो हैं बाहर ऑफिस में, उसका किराया भी आता है। सर वो किराया आता है ज़्यादातर जो है, बेसिकली शायद मेरे ख्याल से उस पर कब्ज़ा कुछ है, कुछ पे पगड़ियों पे गई हुई है, तो उसका रेंट बहुत कम आ रहा है। अच्छा, फंड्स के लिए क्या करना चाहिए? सर फंड्स बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, इसलिए कि आप तो ज़ाहिर है पोर्ट कासिम जी, में जी, जो जी, जी, जी। जिस उसमें सर पोजीशन इसमें पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हारे हुए घोड़े पे कभी पैसा नहीं लगा था। सही। आपके पास अचीवमेंट नहीं है, आपके पास विक्ट्रीज ख़त्म होती जा रही हैं, जिसकी वजह से कोई भी आप बिजनेसमैन को बोलें या किसी को बोलें, वो कहेगा यार नहीं पैसा नहीं लगा सकता। पहले ये होता था कि नेशनल बैंक आपका स्पॉन्सर था, पीआईए आपका स्पॉन्सर था, तो आपको सारे टिकट्स फ्री थे पीआईए की तरफ से, और उसके बाद उनकी ग्रांट आ जाती थी तकरीबन साल की 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। अब जो है सिर्फ एक टूर जो है सिर्फ 5 करोड़ रुपए का, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आपका टिकट्स का सबसे ज़्यादा है कि 3.5-4 लाख रुपए का एक बंदे का टिकट पड़ता है अगर आप यूरोप जाते हो सही। या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा इस तरह। तो उसके बाद फिर डेली अलाउंस का आपको पता है आजकल प्रॉब्लम्स हैं सही। कि पैसा होगा तो बच्चों को डेलियाँ मिलेंगी, बगैर पैसे के बहुत ही कम लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं सही। खेलना। इसके मेजर प्रॉब्लम्स आई आपके पास स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोटा ख़त्म हुआ जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, सही। जिसकी बदौलत बच्चा हॉकी खेलने की तरफ आता था और पेरेंट्स भेज देते थे हाँ। कि यार आप जाओ हॉकी खेलोगे, आपका एनईडी में एडमिशन हो जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, या अच्छे स्कूल्स में था। तो इन चक्करों में फिर आप ज़रा पाकिस्तान कैंप अटेंड करते थे तो जॉब्स मिल जाती थी। मैं सबसे मेरे वक्तों में ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। उस वक्त जब मैं खेल रहा था, मैं सिडनी ओलंपिक खेलने के बाद जॉब पर आया था, जी बिल्कुल। क्योंकि मैं उस वक्त मेरे पास नेशनल बैंक और हबीब बैंक दोनों लेटर लेके खड़े हुए थे कि आप किधर जाओगे। तो मेरे उस्ताद ने मशवरा दिया आपने हबीब बैंक। एमसीबी हॉकी टीम की एमसीबी के मैं सब 9th में था तो मैं एमसीबी की हॉकी टीम में था, मगर 96 में वो बंद हो गई। 95 में मैं आया, 96 में वो बंद हो गई। उसके बाद मैं जॉबलेस था। फिर मैं हबीब बैंक में 2000 में मैं हबीब बैंक में आया, हबीब बैंक से 5 साल खेला। फिर अच्छा, ये जो कि हम फंड्स की बात कर रहे जी, थे और जी। आप भी बात कर रहे थे, तो इसमें आप क्या समझते हैं, कोई करप्शन का भी अंसर है जो मतलब हमें आवाज़ें आती रहती हैं? सर बात ये है कि देखिए रियाज भाई, आप भी हॉकी से बहुत स्पोर्ट्स में काफ़ी अरसे से हैं, मेरे ख्याल से 15 साल से ये आवाज़ें आ रही करप्शन, क्या नाम है, काशिफ लेकिन जवाद ने कर दिया, साबित भी नहीं हो, कोई नहीं साबित हो भी रहा। नहीं तो हो रही। इसका मतलब ये कि हम अपना उठा के दूसरे पे डाल देते, दूसरा आता है वो तीसरे पे डाल देता है। ऑडिट हो रहा है, आपकी कायमा कमेटी उस पर सारी उसकी वर्किंग होती है, असम्बलियों में जा रहा है, तो यार आप कोई चीज़ साबित करो, जो भी है कोई साबित तो करो कि यार पेपर डॉक्यूमेंट्स कोई मीडिया पर आए। सही। अच्छा रहमानी साहब, ये बताइएगा, एक तो मैं व्हील चेयर आपने टेनिस जो है वो इंट्रोड्यूस की है, बड़े मतलब उसमें बड़ा आपने कंट्रीब्यूट किया है। फिर ये जूनियर टेनिस के एक डायरेक्टर यहाँ तशरीफ लाए हुए थे। इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। 1 मिनट के लिए मैं चाह रहा हूँ फाइनेंस के एंगल से अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात हाँ करूँ। बिल्कुल करें, लेकिन जल्दी जल्दी। यस हाँ। देखिए आप ये देखें कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से ये मैंडेटरी है फॉर ऑल कंपनीज टू स्पेंड सम मनी ऑन सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेड के नीचे। तो गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि प्रायोरिटी में 2 चीज़ें रखें, एक स्पोर्ट्स, एक हेल्थ। उनको पाबंद करें कंपनीज को कि 50% जो है आपने इन दोनों चीज़ों पर ही खर्च करना है। हाँ। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंस जो है ना जी, वो दुनिया में अब ग्रैंड स्लैम 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं,
उसका एक ग्रैंड स्लैम फंड बना है, जो उसकी जो इनकम होती है वो इतनी ज़्यादा इनकम है। सिर्फ एक विंबलडन, एक वाहिद टूर्नामेंट को अगर आप ले लें तो उसकी जो नेट इनकम है वो पाकिस्तान के टोटल स्पोर्ट्स बजट इंक्लूडिंग क्रिकेट से ज़्यादा है। ज़्यादा व्हील चेयर और जूनियर टेनिस पे जल्दी हाँ जल्दी यस, बताइए। चल अभी सर, चल उसमें मैं एक बात सिर्फ डाल रहा था कि क्रिकेट जो है उसको चाहिए कि वो एक फंड बनाए जो सारे स्पोर्ट्स को वो सपोर्ट करे। अच्छा, व्हील चेयर टेनिस अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने पाकिस्तान में शुरू की थी, और वो उसका नतीजा ये निकला कि अब इस वक्त हम पाकिस्तान में 4 शहरों में उसको कंटिन्यूसली करवा रहे हैं। कराची से शुरू किया था, मीरपुर ख़ास, पेशावर और हैदराबाद, और अच्छे खासी तादाद हमारे पास प्लेयर्स की हो गई है। और एक अच्छा हमें जो इंसेंटिव मिला कि पाकिस्तान 4 दफ़ा इंटरनेशनली कम्पीट कर चुका है, और पहली बार 75 ईयर्स में ये हुआ कि हमने एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की टीम ने Very good. पार्टिसिपेट किया। और वो जो डायरेक्टर आए थे उसमें यस हाँ, जूनियर टेनिस इनिशिएटिव के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के एक डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है जो 130 मुल्कों में ये चल रहा है, उसमें पाकिस्तान भी चल रहा है। तो नेशनल डायरेक्टर से हमने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से, उन्होंने भेजा हमारे पास सिंध में, तो एक हफ़्ता वो हमारे पास ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदेमंद उनका ट्रिप रहा। सही। अच्छा ईशल, ये देखें जो आज आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो उनकी जो बच्चे देख रहे हैं उनकी आइडियल तो आप हैं, इसलिए कि माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी हैं, डॉक्टर बनना चाह रही हैं, टेनिस की चैम्पियन है इतनी सी उम्र में। लेकिन आप जो टेनिस इस वक्त खेल रहे हैं या खेल रही हैं, आपका आइडियल कौन है? टेनिस किसको पसंद करती हैं? रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर। और ख़वातीन में? स्टेफी ग्राफ। अच्छा माशाल्लाह। तो मतलब ये कि इसी तरह की अब आप परफॉर्मेंस पेश करेंगी आइंदा है। इंशाल्लाह। और जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे साबिक ओलंपियन काशिफ जवाद, और उनके साथ साथ सिंध टेनिस एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद रहमानी साहब, और उनके साथ साथ जूनियर टेनिस इंटरनेशनल प्लेयर ईशल आसिफ। यकीनन मतलब आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन जाने से पहले जो है मैं काशिफ जवाद से, खालिद रहमानी साहब से और ईशल से, सबसे पहले अपने काशिफ जवाद, कोई ऐसी बात, मैंने बहुत सारे सवालात किए आपने जवाब दिए, कोई ऐसी बात जो मेरे सवाल में शामिल ना हो लेकिन आपके जहन में हो हॉकी के हवाले से, एक तो वो, और दूसरे हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए एक पैगाम कैमरे के सामने। बेसिकली मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही कहूँगा कि इंडिया में जो सिर्फ हॉकी का बजट है वही 3 अरब रुपए है। हमारे जो ग्रांट हमें जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दे रहा है वो 50 लाख रुपए, और फिर उसके बाद हम वज़ीर आज़म से पैसों के लिए बोलते रहते हैं ये, तो काइंडली इस पर थोड़ा सा करें। और दूसरी मैं पेरेंट्स से और लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नेशनल स्पोर्ट्स की तरफ लाए, क्योंकि ये आपका नेशनल स्पोर्ट्स है। आपका भी फ़र्ज़ है कि बच्चे हॉकी ग्राउंड में या स्पोर्ट्स में कहीं पे भी आएंगे तो उनकी एक तो हेल्थ अच्छी होगी, और एजुकेशन नो डाउट करनी चाहिए, बट स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है। जी खालिद रहमानी साहब, आपका कैमरा होगा। जी, मैं 2 बातें ज़रूर चाहूँगा। एक तो गवर्नमेंट के एंड के ऊपर जो उनके ग्रास रूट या स्कूलों की या कॉलेज की जो स्पोर्ट्स है वो गवर्नमेंट का बड़ा उसमें ज़ाहिर है कि रोल होता है, तो ये बेस बढ़ाने की, बेस को बेहतर करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। दूसरा मैं प्लेयर्स को मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड इज़ योर मार्केट। देखिए दुनिया में जो इस वक्त हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्राइज़ मनी दिया जा रहा है किसी स्पोर्ट्स में तो वो टेनिस में है। तो वर्ल्ड इज़ योर मार्केट, आप मेहनत करें, आप वेरी इजीली आप मिडिल ईस्ट में और करीब की कंट्रीज़ में जाके इतना पैसा बना सकते हैं कि बहुत रिस्पेक्टफुल लिविंग आप अपनी बना सकते हैं, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। जी ईशल, कोई मासूमाना मतलब एडवाइस क्या आप कहेंगी इस कैमरे के सामने? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो टेनिस को और प्रमोट करे, क्योंकि रहमानी अंकल तो बहुत टूर्नामेंट्स करवाते हैं, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से और हों तो हम तो खेलने को तैयार हैं। वेरी गुड। बहुत शुक्रिया साबिक ओलंपियन काशिफ जवाद साहब, बहुत शुक्रिया खालिद रहमानी साहब, और बहुत शुक्रिया ईशल आसिफ। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फीडबैक हमें ज़रूर दे दीजिएगा, और इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम किसी शख्सियत या शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।